10 सितंबर 2022 के डीएनए एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज देख रहे हैं वो नीरज चोपड़ा की है। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, फिर सिल्वर जीता एंड राइट नाउ ऑल्सो उन्होंने जूरिक जो जगह है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पे डायमंड लीग के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और पहला स्थान प्राप्त किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, अभी आपको पता है कि एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफ़ी प्रॉब्लम चलती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में। तो वहाँ पे एक पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग हमने कल भी बात की थी, ठीक है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के आसपास और पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15। तो यहाँ पे डिसंगेजमेंट हो रहा है आर्मी का, मतलब आर्मियाँ दूर जा रही हैं और बताया जा रहा है कि 12 सितंबर तक पूरी तरह से डिसंगेजमेंट कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, आपको पता है कहाँ पे होने वाली है? समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे जब एससीओ की मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाली है, तो उससे पहले ये डीएस्केलेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 12 सितंबर तक ये पूरी तरह से हो जाएगा। इस पॉइंट का आपको याद रखना है कि इस पॉइंट पे डीएस्केलेशन हो रहा है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट है 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। कल वाले डीएनए एनालिसिस में हमने इसके रिगार्डिंग पूरा मैप पे इसको दिखा दिया था। तो यहाँ पे जो माओनिंग है, माओनिंग चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है माओनिंग, वो बोल रही हैं वी डोंट एक्सेप्ट द सो कॉल्ड स्टेटस को। तो स्टेटस को हम मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, क्रिएटेड बाय इंडियन इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द एलएसी, ऐसा ये बोल रही हैं। बट दैट डजेंट मीन वी डोंट अटैच इम्पोर्टेंसी टू पीस एंड ट्रंक्विलिटी अलॉन्ग दी बॉर्डर। तो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दे रही है इस तरह से माओनिंग, जो कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन है। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं। तो एससीओ के अंदर, समरकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान में ये मतलब एससीओ की समिट उज्बेकिस्तान समरकंद में होने वाली है। और इससे पहले जो मोदी जी और जिनपिंग जी मिले हैं बहुत पहले, एक तो ब्रेसिला के अंदर मिले थे, ब्रेसिला में मिले थे ड्यूरिंग 2 years लॉन्ग एलएसी क्राइसिस। और ड्यूरिंग द मोर देन 2 years लॉन्ग मतलब एलएसी क्राइसिस विल मीट ऑन द साइडलाइन एट द एससीओ और एट द G20 इन इंडोनेशिया इन नवंबर। तो एक तो ये एससीओ में मिलने वाले हैं और एक नवंबर में G20 में मिलेंगे। उससे पहले 2019 में मिले थे ब्रेसिला के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा उससे पहले और इसके आसपास ही ममलापुरम के अंदर एक इनफॉर्मल समिट हुई थी। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद अब मोदी जी एंड जो जिनपिंग जी हैं, सी जिनपिंग जी प्रेसिडेंट हैं एक तरह से चाइना के, वो आमने सामने होने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं। वो बात करेंगे, उनके बीच में मीटिंग होगी नहीं होगी इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, वो अवार्ड दे रही हैं सुचित्रा इला को, है ना। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि भारत बायोटेक की, उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है, रिसीविंग द चेंज मेकर अवार्ड। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर इनको दे रही हैं, तो इसको आपको देख लेना है। आगे हम देखते हैं, बस ये इस इमेज में इतना ही है कि इनको अवार्ड दिया गया है। और ये हैं कौन? सुचित्रा इला, जो कि भारत बायोटेक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और इनको अवार्ड दिया गया है चेंज मेकर का अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल दे दी है कप्पन जो है जर्नलिस्ट उनको। तो इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है एक तरह से कि सभी इंसानों को राइट्स हैं, एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, है ना। तो फ्री एक्सप्रेशन के सभी को राइट्स हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से जेल के अंदर बंद थे और उआपा के अंदर इनको डाला गया था। उआपा क्या है आपको पता ही है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है उआपा, है ना। तो वहाँ पे इनको डाला गया, काफ़ी लंबे टाइम से जेल में बंद थे। अभी एक बेंच की इनके हियरिंग रही फाइनली, और उसमें बोला गया कि जो भी लिटरेचर मिला है मिस्टर कप्पन के साथ, तो वो ट्रैवल कर रहे थे हाथरस की तरफ, ठीक है, जहाँ पे कि एक दलित लड़की का मतलब कि गैंगरेप हुआ था। और वहाँ पे जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिले हैं या फिर जो लिटरेचर मिला है उससे यहाँ पे कहीं प्रूव नहीं हो रहा है कि वो वायलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, काइंड ऑफ, ठीक है। इस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही है। फिर वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट, उनसे कुछ सवाल जवाब करता है कोर्ट, है ना। और उसमें पूछा जाता है कि क्या आपको एक्सप्लोसिव जो है वो फाउंड हुआ, आपको कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले उनकी गाड़ी से? तो इसमें रिप्लाई होता है उनकी तरफ से कि नेगेटिव में, मतलब कि ऐसा तो नहीं था, ऐसे तो नहीं मिला कुछ भी मतलब कि एलिमेंट, काइंड ऑफ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ की जिसमें कि बेल दे दी गई है जर्नलिस्ट कप्पन को, और वो काफ़ी लंबे टाइम से उआपा के अंदर, जेल के अंदर बंद थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो फाइनेंस FM टास्क RBI 2 वाइट लिस्ट। तो मतलब कुल मिला के हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने RBI को बोला है
कि आप वाइट लिस्ट कीजिए जो लोन ऐप्स हैं उनको। तो आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चली आ रही थी कि काफ़ी सारी ऐप्स थी जो कि लोन प्रोवाइड कर रही थी, ऑनलाइन ऐप्स वगैरह, और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो ऐसा माहौल बना के वापस लोन्स को एक्वायर कर रही थी बड़े ही इलीगल मीन्स के थ्रू। तो उसके रिगार्डिंग जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारमन जी, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग की ऐप्स के थ्रू, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड सभी चीज़ों की। तो इसलिए वजह से आप आरबीआई को उन्होंने बोला है, एक तरह से दिशा निर्देश दिया है कि आप बिल्कुल जो वाइट लिस्ट मतलब ऐप्स हैं जो कि पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं, एकदम वाइट लिस्ट ऐप है, उनको ही एक तरह से उनको आप वाइट लिस्ट कीजिए। मतलब जो ऐप्स कुल मिला के फॉलो कर रही हैं सभी नॉर्म्स को, उनको वाइट लिस्ट कीजिए, और अदर ऐप्स जो होंगी वो अपने आप फिर बाहर निकल जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग बात हुई है। तो ये जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से कि काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ वगैरह दी जा रही थी, काफ़ी परेशान किया जा रहा था लोगों को। पहले तो डिसबर्स किया जा रहा था उनको लोन्स वगैरह, एंड देन आफ्टर उसके बाद उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेट्स ऑफ चार्ज किए जा रहे थे पैसे, और फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान किया जा रहा था। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी और काफ़ी लोगों ने मतलब की शिकायत वगैरह भी दर्ज कराई। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकला है उसमें मतलब अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बोल रही है साफ साफ आरबीआई को कि आपको इसको रोकना है। इस तरीके की जितनी भी ऐप्स हैं उन सभी ऐप्स को आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सही ऐप है उनको वाइट लिस्ट के अंदर डाल देना है, ताकि अपने आप जिन लोगों को पता चल जाए कि कहाँ से लेना है लोन एंड कहाँ से नहीं लेना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। अब लिखा हुआ है द आरबीआई मस्ट इंश्योर दैट नो अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर बी अलाउड टू फंक्शन आफ्टर ए डेडलाइन। अनरजिस्टर्ड जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो परफॉर्म ना कर पाए, इसकी बात कही है यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई मस्ट इंश्योर, आरबीआई को मस्ट इंश्योर करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, कि आफ्टर ए डेडलाइन बी अलाउड टू फंक्शन आफ्टर ए डेडलाइन। ओके, डेडलाइन के बाद वो फंक्शन नहीं करें। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने जो है वो है कि ही विल बी फॉर्मली प्रोक्लेम्ड किंग टुडे। तो एक तरह से बोला गया है यहाँ पे कि बकिंगम प्लेस के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है कि चार्ल्स 73 को किंग बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड है उनकी डेथ हो गई है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो इतनी ही इंपॉर्टेंस है इस न्यूज़ की। हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए न्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया मेक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इरिवर्सिबल। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इरिवर्सिबल बना दिया है। दिस एलिमिनेट्स द डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स। तो यहाँ से डी न्यूक्लियराइजेशन की जो टॉक्स चल रही थी उनका कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। नॉर्थ कोरिया हैज़ पास्ड ए लॉ डिक्लेयरिंग इट्स रेडीनेस टू लॉन्च प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग इन द फेस ऑफ conventional attacks, state media said on Friday, and the move effectively limits the possibility of denuclearization talks with leader Kim Jong Un, saying the country's status as a nuclear state was now irreversible। तो इन्होंने इस तरीके की बात बोल दी है। तो यहाँ से हमको क्या मतलब मेजर हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। लोकेशन देख लीजिए आप साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की। जो नॉर्थ कोरिया है उसका कैपिटल आप देख लीजिए, प्योंगयांग जो है यहाँ का कैपिटल है, सियोल जो है वो साउथ कोरिया का कैपिटल है। किस तरह से नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ एंड रशिया के साथ भी। मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ ही रहता है। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को रखा हुआ है और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने चलाया हुआ है। फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि हम बिल्कुल भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेंगे नहीं, ये चलता रहेगा। और यदि कोई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो इन दैट सिचुएशन हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर बम से कर सकते हैं, काइंड ऑफ उन्होंने बोला है। तो इस तरह से एक तरह से जो डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक हो रही थी वो अब एक तरह से इस तरीके की बातें होने से कुल मिला के एलिमिनेट्स हो जाती हैं कि ऐसा डी न्यूक्लियराइजेशन करवाना चाह रही थी काफ़ी सभी कंट्रियाँ, वो मुश्किल ही हो पाएगा, अब वो संभव नज़र नहीं आ रहा है अब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ है, मेक एंटी टीबी कैंपेन ए मास मूवमेंट, प्रेसिडेंट जो हमारी हैं वो बोल रही हैं। तो जो मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट, वर्चुअली लॉन्च किया उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ऑन फ्राइडे। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान फ्राइडे को उन्होंने लॉन्च किया है। तो आगे वो बोल रही हैं, ट्यूबरकुलोसिस कॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डेथ्स अमंग ऑल अदर इन्फेक्टियस डिजीज इन द कंट्री। जितनी भी इन्फेक्टियस डिजीज हैं उनके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेथ्स क्रिएट करता है। आप जैसा कि जानते हो इंडिया के अंदर अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, बट यहाँ पे 25% ऑफ द टोटल केसेज ऑफ द टीबी इंडिया में पाए जाते हैं। तो इससे जो सिचुएशन है पता चलती है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, प्रेसिडेंट बोलती हैं। ठीक है, और आगे फिर बोला जाता है कि देखो अभी क्या हुआ है कि यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं UNSDG, उसके अंदर सभी नेशंस ने अपना एक तरह से इरेडिकेट करने के लिए बोला है टीबी को कि हम 2030 तक इरेडिकेट कर देंगे। इंडिया ने 5 साल एडवांस इस टारगेट को रखा है और इंडिया ने बोला है कि हम 2025 तक इरेडिकेट कर देंगे एक तरह से टीबी को। तो इस वजह से ये सभी प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हम एक एंटी टीबी कैंपेन है मास मूवमेंट, इसके रिगार्डिंग एक हम एडिटोरियल भी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब एसी टेक्स अप प्लीज अगेंस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, तो ये देख लेते हैं हम, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस एक्ट है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी प्लीज हैं वो सभी को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और बोला है एक तरह से जवाब देने के लिए सेंटर को। कोर्ट आस्क सेंटर टू फाइल रेस्पॉन्स विद इन 2 वीक्स, तो कि 2 वीक के अंदर आपको रेस्पॉन्स देना है। तो ये कब का है, ये पूरा एक्ट है क्या, है ना, किस नाम से जाना जाता है ये एक्ट, तो इसको आप देख लो एक बार, है ना। तो इसका एक्ट है द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। ए पार्लियामेंट्री लॉ दैट प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेस एज ऑन अगस्त 15, 1947। तो एक पार्लियामेंट्री लॉ है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड आइडेंटिटी और कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेस, जो कि 15 अगस्त 1947 को उनकी आइडेंटिटी और जो उनका कैरेक्टर था वही कैरेक्टर रहेगा, उसी को प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का पार्लियामेंट्री लॉ है। उसके स्टेटस को मेंटेन रखना है, वही स्टेटस रखना है जो कि 15 अगस्त 1947 को था। इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी प्लीज हैं उन सभी को एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट फाइनली कि सेंटर आप अपना रेस्पॉन्स फाइल कीजिए 2 वीक के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी कल या परसों ही हमने एक न्यूज़ देखी थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया एक तरह से और ऑक्सफैम इंडिया वगैरह के जो डाटा वगैरह को चेक किया, तो उनमें ऑक्सफैम इंडिया बोल रहा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे रहा, टीम टुक डाटा बाई क्लोनिंग सर्वर, तो सर्वर की क्लोनिंग करके और डाटा लिया है। तो इसमें आगे बताया गया है कि दिसंबर 2021 से रिन्यूएबल ऑफ FCRA लाइसेंस वाज डिनाइड। तो FCRA का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो भी है FCRA, उसी के रिगार्डिंग है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो वो लाइसेंस इनका जो था वो रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑक्सफैम अपने बारे में कुछ और बता रहा है कि हमने क्या किया है जब कोविड की सिचुएशन चल रही थी। आपको पता है ऑक्सफैम इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बोलते हैं ऑक्सफैम इंडिया वाज कंडक्टिंग वन ऑफ लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी रेस्पॉन्स टू द कोविड crisis across 16 states in India. Oxfam India has provided life-saving medical diagnosis equipment to 150 district hospitals and 172 primary health centers and 166 community health centers in 16 states. तो दिस इज ऑल कि जो इन्होंने किया है कोविड के अंदर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ड्यू टू डोमेस्टिक डिमांड। तो ब्रोकन राइस का हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी एक्सपोर्ट हो भी रहा था और काफ़ी 2-3-4 साल से अच्छा एक्सपोर्ट चल रहा था, तो उसको भी बैन कर दिया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ गई है। राइस प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू ए ड्रॉप इन पैडी सोइंग एरिया दिस खरीफ सीजन। तो इस खरीफ सीजन के अंदर पैडी सोइंग जो एरिया है उसके अंदर ड्रॉप हुआ है, तो राइस की प्रोडक्शन में कमी आने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से सेंटर ने एक तरह से क्या कर दिया है, बैन कर दिया है जो राइस का आपका एक्सपोर्ट है, ब्रोकन राइस का। और इसको क्यों बैन किया गया है, वैसे कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट हो रहा था वो हम देखना चाहे तो सेनेगल में हो रहा था, चाइना में हो रहा था, वियतनाम में हो रहा था, जिबूती में हो रहा था, इंडोनेशिया में हो रहा था। और बताते हैं कि 21.3 लाख टन ऑफ ब्रोकन राइस को 5 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट किया गया था, ठीक है। अब क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें अभी काफ़ी सारी हमारी एथेनॉल के थ्रू जो फ्यूल बनाना है, एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, उन सब चीज़ों के लिए भी इस राइस को यूटिलाइज़ करना है। उसके अलावा फीड स्टॉक जो होता है एनिमल्स का, उनके लिए भी इसको यूटिलाइज़ करना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एडिक्वेट इंश्योर किया जाए, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी है जो इंश्योर हो सके, उसके लिए कुल मिला के यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कुल मिला के पूरा कितना है, इन मिलियन टन्स है ना। और मिलियन का मतलब आप जानते हो 10⁶ होता है, ठीक है। तो इन मिलियन टन्स जो है वो कितना प्रोडक्शन है और किस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओवरऑल फूड ग्रेन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाहे वो सब चीज़ें आ जाएंगी फूड ग्रेन्स के अंदर, जितना भी फूड ग्रेन है वो पूरा। तो ओवरऑल हमारा जो फूड ग्रेन है अराउंड अभी आप बोल सकते हो 295 मिलियन टन्स या 300 मिलियन टन्स के आसपास अभी पहुंच चुका है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है, जो कि 2005-06 के अंदर केवल 200 मिलियन टन था। तो 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और 100 मिलियन टन काफ़ी होता है, तो इसकी बढ़ोतरी हमारे यहाँ पे हुई है। और मैं आपको बात बता दूँ कि लगभग राइस का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे 120 मिलियन टन है, गेहूँ का प्रोडक्शन 110 मिलियन टन है। तो दोनों मिला के ही लगभग 230 मिलियन टन हो जाते हैं राइस के। उसके अलावा यदि मैं दालों की बात करूँ तो लगभग 25 से 27 मिलियन टन दालों का प्रोडक्शन है। उसके अलावा वेरियस काइंड ऑफ दी जो आपका मोटा अनाज हो सकता है, सभी का प्रोडक्शन कुल मिला के जो पूरा जाता है वो कितना जाता है, ये जाता है तो 295 सॉरी मतलब 300 मिलियन टन के आसपास ये पहुंच जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हो कि आपको पता है कि इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, चाइना का 96-97 के आसपास, अमेरिका भी उतना ही एरिया है। लेकिन ध्यान रखना एरेबल एरिया जो है, खेती योग्य जो एरिया है वो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा जब आप कंपेरिजन्स करते हैं तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस।
और मैंने बता दिया है कि फूड प्रोडक्शन पूरा कितना है ना, और 300 मिलियन टन पे पहुंच चुका है, जो कि 200 मिलियन टन था। राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गेहूं के प्रोडक्शन के, लेकिन राइस और गेहूं का प्रोडक्शन में ये अब मैंने अंतर आपको बता दिया है। इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि राइस का जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गेहूं के। गेहूं का एक्सपोर्ट हमारा बहुत ही कम होता है और राइस का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसमें ये चीज़ भी रहती है कि क्योंकि गेहूं की जो वैल्यू होती है, गेहूं का जो मूल्य होता है, गेहूं का पर केजी में मूल्य देखेंगे कम होता है राइस से, तो उस फिजिबिलिटी को भी देखा जाता है कि यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो एक्सपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, काइंड ऑफ दैट। तो इस वजह से भी बोल सकते हैं कि वो कम रहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइक फूड प्रोडक्शन जो है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो बेसिक स्किल्स पुअर इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसमें एनसीईआरटी मतलब इसमें कुल मिला के सर्वे हुआ और सर्वे में पाया गया है द सर्वे प्रोवाइड्स बेस लाइन फॉर द गवर्नमेंट निपुण मिशन। तो निपुण मिशन को भी हम देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। तो इसमें जो सर्वे किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, तो उसमें यही निकल के आया है कि फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिंदी इज पुअर बट देयर परफॉर्मेंस इन रीजनल लैंग्वेज इज सम स्टेट्स वाज एवन मोर पुअर, या मतलब और ज़्यादा ख़राब है कुल मिला के हम बोल सकते हैं। तो हिंदी के अंदर तो जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट्स की हालत ख़राब है ही, साथ ही साथ में जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें और ज़्यादा हालत ख़राब है। ये एनसीईआरटी के सर्विस के अंदर निकल के आया है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिवाइड किया है सर्वे के अंदर, कैटेगराइज किया है उसको, हम उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बेसिकली अभी देख लेते हैं कि निपुण मिशन क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी, आपको मैंने पहले भी बता दिया है लॉन्च निपुण। निपुण का पूरा फुल फॉर्म क्या है आप देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये पूरा इस स्कीम का नाम है। तो ये क्या, इसका नाम है निपुण भारत स्कीम, और निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये पूरा इस स्कीम की पूरा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका एम क्या है स्कीम का, निपुण स्कीम का, निपुण मिशन का aims to cover the learning needs of the children in the age group of 3 to 9 years to create an enabling environment to ensure, और आगे बता रखा है यहाँ पे, to create an enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy so that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing, numeracy by end of the grade 3 है ना, बाई 2026-27। तो कुल मिला के बेसिक जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं जिसमें कि लिटरेसी आ गई, न्यूमरेसी आ गई आपकी, ठीक है, और राइटिंग, रीडिंग वगैरह, न्यूमरेसी वगैरह, इन सभी चीज़ों के अंदर जो ग्रेड 3 तक का बच्चा है वो पूरी तरह से कुशल हो सके, पूरी तरह से सक्षम हो सके, और ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, और 2026-27 तक इस चीज़ को कैसे भी करके अचीव किया जाए, ये निपुण मिशन के अंदर बोला गया है। तो इसका जो एम है वो कवर करता है लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स। इस चीज़ को ध्यान रखना है, निपुण मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, निपुण भारत, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है पूरे निपुण की। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कैंपेन टू एक्सपेंड एसएचजी फुटप्रिंट्स। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके फुटप्रिंट्स को बढ़ाया जाना, एक तरह इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और होते क्या हैं उसको हम देख लेंगे थोड़ा। उससे पहले हम देखते हैं, इन ए बिड टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस ए नेशनल वाइड। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट on Friday announced a national-wide campaign to expedite the inclusion of women who are left out of the umbrella of self-help groups under the दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। तो दीन दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को ध्यान रख लेना है, ऐसा चीज़ को ध्यान रखना है आपको, और एक्सपेडाइट किया गया है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कुल मिला के। तो अब हम आगे देखते हैं एसएचजी होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। अपने लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ वेज वो निकालते हैं, तो वो ऑल टुगेदर इसके लिए आ जाते हैं। इट कैन बी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। इट कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ गवर्नड पीयर कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका जनरली सिमिलर होता है, लगभग सेम होता है। एंड हैविंग ए डिजायर टू कलेक्टिवली परफॉर्म कॉमन पर्पज। आगे दिखाया गया है, विलेज फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट etc. दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी टैकल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड नीड कलेक्टिव एफर्ट्स। तो इसके लिए एसएचजी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम एसएचजी हमने देख लिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। तो एक तरह से आपको यदि सिंपल सा इसको लिखना हो एज ए डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। अब हम देखते हैं आज के एडिटोरियल्स को, हम एनालिसिस करते हैं आज के एडिटोरियल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडिटोरियल हमारे सामने है वो एडिटोरियल है, जस्ट ए मिनट, ये टीबी मुक्त इंडिया। तो इसमें बात की गई है कि इंडिया ने अपना जो एसडीजी रखा है
वो 2025 तक ही टीबी को ख़त्म करना है इंडिया से ये रखा है, जबकि पूरा जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है वो 2030 की है। ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोल रहे हैं मनसुख मांडविया जी, ठीक है, और जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर हमारे हैं, तो वो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कैंपेन कैन हेल्प एलिमिनेट द डिजीज बाई 2025 ए टीबी मुक्त इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं हम आगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑफन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ जन भागीदारी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग ए प्रॉस्परस नेशन। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर जी जो है वो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हमारा हमेशा एक जोर रहता है एक बात के ऊपर कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के अंदर। और फिर वो आगे बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हो, रिसेंटली हर घर तिरंगा कैंपेन हो, सभी का अंदर लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स की वजह से काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं सभी इवेंट्स जो रही हैं वो। ठीक है, तो इसी तरह से क्या टीबी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोगों की भागीदारी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं, सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो डेफिनेटली इनका मानना है कि उसके फायदे हमें मिलेंगे और 2025 तक का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे काफ़ी हद तक। पीएम मोदी हैज सेट द एम्बिशियस गोल ऑफ मेकिंग टीबी फ्री ऑफ इंडिया को 2025 का उन्होंने गोल रखा है 5 years ahead ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग द ये जो डिजीज है उसको ग्लोबल जो टारगेट है उससे इंडिया के लिए 5 साल पहले के टारगेट रखे हैं मोदी जी ने। आगे बताते हैं तो निक्षय पोषण योजना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निक्षय पोषण योजना जो है ये चल रही है एजिज ऑफ दी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है एनटीपी, उसके अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, ये योजना चल रही है। उसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को, और बताया जाता है कि इस स्कीम के अंदर लगभग 62 लाख टीबी जो पेशेंट्स हैं हैज़ रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, और 1651 करोड़ का 2018 से अब तक इनको सपोर्ट मिल चुका है, जिसमें कि 500 रुपये डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाते हैं इनके अकाउंट के अंदर। और द गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस, free medicines and other kind of the support to people who have been affected by disease. However, I believe that collective action will be the drive for TB मुक्त भारत unprecedented energy. तो मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि आपको कलेक्टिवली काम करना है, जन भागीदारी से काम करना है, लोगों को कलेक्टिव वे में लेके चलना है। जब लोग इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर तो टीबी मुक्त भारत जो है उसको इंश्योर किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, लेकिन हमारा जो काम का है वो तो इसमें बताते हैं कि हर छोटे से छोटा एफर्ट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एग्जांपल देते हैं कि लॉर्ड राम जब बिल्डिंग कर रहे थे ब्रिज की श्रीलंका की तरफ जाने के लिए, तो एक गिलहरी आती है और वो भी हेल्प ऑफर करती है, तो उसको भी काफ़ी प्रेज करते हैं जो लॉर्ड राम है वो। तो एक तरह से बोलते हैं कि छोटे से छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े गोल्स को अचीव करने में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो जो वह गिलहरी है छोटी, वो सभी के लिए हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम ये मोदी जी के जो वर्ड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, लाइक मंत्रा ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, तो ये जो लाइन है इससे हम मोटिवेशन अचीव कर सकते हैं और अपने जितने भी एफर्ट्स हो सके हम सबकी तरफ से हम डाल सकते हैं। और ईच वन ऑफ अस कैन कम टूगेदर एंड जॉइन द जन आंदोलन टू मेक द इंडिया टीबी फ्री बाई 2025। तो ये बोला जा रहा है इस एडिटोरियल के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एडिटोरियल को देखते हैं। तो इसमें एडिटोरियल में द स्टार्क रीजन्स वाई बेंगलोर इज शिंकिंग, तो बेंगलोर क्यों डूब रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो सिंक कर रहा है एक तरह से बेंगलोर, उसके बारे में बताते हैं। तो सिटीजन्स नीड टू बैक, उन पॉलिटिशियंस को बैक करने की रिक्वायरमेंट है सिटीजन्स को, उन ब्यूरोक्रेट्स को बैक करने की रिक्वायरमेंट है सिटीजन्स को, जो कि डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को आगे रखते हैं, जो कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, केवल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी उतना ही महत्व देते हैं। इस तरीके के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कुल मिला के लोगों को सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, लोग उनको सपोर्ट करें, ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे राइटर यही लिख रहे हैं। फिर राइटर बहुत सारे इसके अंदर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बताएंगे बहुत सारे वेज जिसके थ्रू बहुत सजेशंस देंगे बहुत सारे, और बहुत सारी बातें यहाँ पे बोलेंगे वो कि किस तरह से बेंगलुरु की जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज ए कंसेंसस दैट वी मस्ट डू समथिंग। अभी कंसेंसस बन रहा है कि हमें पक्का कुछ ना कुछ करना चाहिए। वी नो दैट व्हाट टू डू, हमें ये भी पता है कि क्या करना है, बट वेयर डू वी बिगिन, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करें। हाउ डू वी प्रोसीड एंड व्हाट इज द सीक्वेंस, कैसे आगे बढ़ना और सीक्वेंस क्या रहेगा। हु विल हेल्प, कौन हेल्प करेगा। तो ये बताया जा रहा है कि बेंगलोर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ है और आसपास के काफ़ी सारे जो एरियाज थे, ग्रामीण इलाके थे, सबको म्यूनसिपल के अंदर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ला के रख दिया गया, विच वर मर्ज सब्सिक्वेंटली इनटू द किसके अंदर बदल दिया गया, बीबीएमपी। ठीक है, तो बीबीएमपी के अंदर इसको बदल दिया गया पूरा का पूरा।
बेंगलोर महानगर पालिका के अंदर इसको एक तरह से इंक्लूड कर दिया गया। तो बहुत सारी जो लेक्स थे, बहुत सारे जो कैचमेंट एरियाज थे, उन सभी के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया। और बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं कि बिल्डर्स ने मतलब बिल्कुल इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि ये इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उन्होंने बिल्डिंग बना दी और पूरा जो लैंड है उसको एक तरह से जो नेचुरल प्लेसेस थे और लेक्स और वगैरह के जो इलाके थे, कैचमेंट एरियाज थे, वहाँ पर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। और उसी का रीजन है कि हम फेस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे राइटर जो है वो उसी का रीजन है कि अभी जो है सिंक हो रहा है बेंगलोर काफ़ी हद तक, और फ्लड्स को झेल रहा है बेंगलोर। तो यहाँ पे आगे राइटर बताते हैं कि यूरोप वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसा हुआ है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने को मिले हैं। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी हद तक हमको पहले ही सेंसिबल होना चाहिए था, ठीक है। और इन्वायरमेंट को साइड लाइन कर देना इज़ नॉट अ गुड काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आगे राइटर बोलते हैं कि यही बात करेंगे बाद में, वो सजेशंस देंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कि किस तरह से इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं, इतना ही इसके अंदर है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ये इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इसके जो सजेस्टिव पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंसी में जो आते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो सजेशंस है वो है मेकिंग टफ डिसीजंस। तो वी मस्ट टेक हार्ड डिसीजंस ऑन ट्रांसपोर्ट कार ट्रैवल। तो हमें क्या होगा, हार्ड डिसीजंस लेने होंगे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, कार की ट्रैवलिंग को कम करना होगा, इंप्रूव करना होगा, चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह लेके आना होगा, मेट्रोज वगैरह को यूटिलाइज करना होगा, और प्रिजर्व करना होगा ग्रीनरी वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को। तो ये आप सबको पता है, ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। वो ही पॉइंट्स यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आगे फिर वो बताते हैं हाउ कैन वी एंट्रस्ट आवर लाइफ्स टू दैट। फिर बाद में बोलते हैं कि हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि जो मिनिस्टर्स हम चूज कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को एक बार के लिए हटा दिया जाए तो मिनिस्टर्स जो हम चूज कर रहे हैं, फिर जो कॉर्पोरेट्स के हेड्स वगैरह को हम जो चूज कर रहे हैं, जो भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, उसमें हम इन चीज़ का ध्यान रखें कि वो लोग जो हों सेंसिबल हो, एनवायरनमेंट को कंसर्न को लेके चलने वाले हो, और हम उन सभी चीज़ों के अंदर कॉशियस रहते हुए उनका इलेक्शन करें, ठीक है। तो फर्स्ट वी कुड इलेक्ट बेटर पीपल टू द कॉर्पोरेशन। सेकेंड द थॉट दैट द हायर वी गो द मोर principled and statements like people are in a laughable and naive presumptions. Third, it undermines the biggest tools of accountability in BBMP awards. तो मतलब कुल मिला की बात वही चल रही है इनकी, है ना। और फाइनली बताते हैं गुड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे बताते हैं फाइनली ए पॉलिटिकल अप्रोचेज हैव देयर लिमिटेशंस। ए पॉलिटिकल जो अप्रोचेज है उनकी लिमिटेशंस होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज हैव बीन एक्सप्लोइटिंग बैंगलोर फॉर डिकेड्स, ऐसा बोलते हैं राइटर। लेट अस फेस इट, if we continue to vote for the corrupt for the consideration other than development and environmental protection, we will not find solution. Our bad political choices are keeping good politicians and bureaucrats out of decision making. तो इस वजह से बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर में हमको सावधान होना होगा कि हम अपने नेता जो चुन रहे हैं वो नेता सही हों, वो एनवायरनमेंट को भी अपर हैंड पे लेके चलते हों डेवलपमेंट के साथ साथ। तो यही थे आज के एडिटोरियल्स। अब हम आज का प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी के अंदर हम वेरियस मिशंस देखेंगे जो कि रहे हैं मून के ऊपर, मार्स के ऊपर काइंड ऑफ, है ना। तो उन सब चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो मिशंस टू मून देख लेते हैं हम कि कौन के लिए, चंद्रमा के लिए कौन कौन से मिशन रहे हैं। तो न्यूमरस स्पेस मिशंस हैव बीन लॉन्च टू एक्सप्लोर अर्थ नेचुरल सैटेलाइट एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। आगे बोलते हैं द सोवियत यूनियंस लूना सेकेंड वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस सेफली। तो लूना 2 जो था किसका सोवियत यूनियन का, वो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि एक तरह से सेफली पहुंचा था मून तक। लूना 9 वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू मेक ए कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग, वाइल लूना 10 वाज द फर्स्ट मिशन टू एंटर ऑर्बिट बोथ इन 1966। तो लूना 9 एंड लूना 10 दोनों की क्या खासियत थी कि फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग तो लूना 9 था, और लूना 10 वाज द फर्स्ट मिशन टू एंटर ऑर्बिट बोथ इन 1966। आगे देखते हैं पास्ट जो मिशंस रहे मून्स के वर्क कैरिड आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एज ए पार्ट ऑफ द अपोलो प्रोग्राम बिटवीन 1968 टू 1972। तो अपोलो प्रोग्राम 1968 से 1972 के अंदर यूएसए द्वारा भी काफ़ी सारे मतलब प्रोजेक्ट कैरी किए गए, या फिर मून के लिए बहुत सारे मिशंस ले जाए गए। तो अपोलो 8 जो इसमें से था वाज द फर्स्ट क्रूड मिशन टू एंटर ऑर्बिट इन 1968। तो ये पहला मतलब कि 1968 के अंदर विथ क्रू एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट में एंट्री करने वाला मिशन था अपोलो 8। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून ड्यूरिंग द अपोलो 11 इन जुलाई 1969। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो फार 24 ह्यूमंस हैव विजिटेड दिस मैसिव लैंडमार्क। 24 जो है ह्यूमंस है वो अब तक इस मैसिव लैंडमार्क पे विजिट कर चुके हैं। 12 हैव वॉक्ड ऑन इट, जिसमें से 12 इसके ऊपर चले हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपका।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के मिशन देख लेते हैं मून के लिए। तो चंद्रयान फर्स्ट था हमारा पहला मिशन जो था। इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून वाज लॉन्च इन 2008। चंद्रयान फर्स्ट रीच द लूनर ऑर्बिट 21 days आफ्टर इट्स लॉन्च, आफ्टर मेकिंग 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून एंड ट्रांसमिटिंग डाटा। बाद में क्या हुआ, नवंबर 2008 के अंदर चंद्रयान 1 जो था बिगन एक्सपीरियंस करने लगा अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर। एंड लास्ट कॉन्टैक्ट जो चंद्रयान 1 के साथ रहा वो रहा अगस्त 28, 2009 तक। इट स्टिल सर्किल्स अराउंड द मून, और अभी भी सर्किल कर रहा है मून के चारों ओर, लेकिन इससे डाटा भी हमें नहीं मिल रहा है। तो दिस वाज चंद्रयान फर्स्ट जो कि इंडिया का पहला मिशन था मून के लिए। आगे देखते हैं चंद्रयान सेकंड के बारे में देखते हैं। द फेलियर ऑफ चंद्रयान सेकंड, इंडिया सेकंड मिशन टू द मून टू टेक ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस हैड लेड टू मच डिसअपॉइंटमेंट। द लैंडर एंड द रोवर malfunctioned इन द फाइनल मोमेंट एंड क्रैश हो गया लैंडर के ऊपर, गेटिंग डिस्ट्रॉय इन द प्रोसेस। बट दे डिड नॉट मीन, है ना, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मिशन अनसक्सेसफुल रहा, पूरा मिशन फेल हो गया। अभी भी जो ऑर्बिटर पार्ट ऑफ द मिशन है वो फंक्शन कर रहा है नॉर्मली। तो दिस इज चंद्रयान सेकंड। आगे हम देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टेमिस मिशन है अभी नासा का, विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो यूज में लेने वाले हैं टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लूनर सरफेस देन एवर बिफोर। तो ये आर्टेमिस मिशन का ध्यान रखना है नासा का जो अभी चल रहा है, जो कि अपकमिंग टाइम में नासा क्या करेगी, फर्स्ट वुमेन को भेजने वाला है नासा। ठीक है। इंडिया प्लान्स टू एग्जीक्यूट द चंद्रयान थर्ड मिशन अगस्त 2022 तक। जो इंडिया है वो चंद्रयान थर्ड जो मिशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं मार्स के ऊपर मिशन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो सोवियत सबसे पहले सोवियत स्टार्ट कर रहा है। सोवियत सेंट ए सीरीज ऑफ प्रॉब टू मार्स बिगिनिंग इन 1960 में स्टार्टिंग की थी। और मैरिनर 9 बिकेम द फर्स्ट स्पेस प्रॉब टू एक तरह से अनोदर प्लेनेट व्हेन इट एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड मार्स ऑन। तो ये सबसे पहले आपको इसका नाम रखना है मैरिनर 9। इन 1997 नासाज मार्स ग्लोबल सर्वेयर, ठीक है, was launched into the orbit around Mars. The primary mapping mission was completed in early 2001 and the mission was a perfect success. तो ये क्या था, नासा का था, मार्स ग्लोबल सर्वेयर was launched in 1997। बाद में 1997 में नासा मार्स पाथफाइंडर लैंडेड इन द एरिया वॉल्स ऑन मार्स कैरिंग द रोबोटिक एक्सप्लोरेशन स्पेस, है ना। तो रोबोटिक एक्सप्लोरेशन वगैरह इन्होंने किया था। फिर बाद में किससे, मार्स पाथफाइंडर से। इन 2001 के अंदर नासाज मार्स ओडेसी ऑर्बिटर वाज सेंट इनटू द ऑर्बिट अराउंड मार्स। तो ये सारा हिस्ट्री रही है मार्स की। इंडिया की भी देख लेते हैं हिस्ट्री। इंडिया मिशन ऑन मार्स, मंगलयान की बात करते हैं। तो इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन कॉमनली नॉन एज द मंगलयान और नवंबर 5, 2013। ठीक है। ऑन सितंबर 24, 2014 इट वाज सक्सेसफुली प्लेस इनटू द मार्स, जो मार्स का जो ऑर्बिट है, मार्सियन ऑर्बिट बोल सकते हैं, उसके अंदर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया इसको 24 सितंबर 2014 को। बात और फिर आगे हम देखते हैं। तो ये मार्स मिशन, ये मंगलयान के बारे में हो गया हमारा। अब हम देखते हैं वॉयजर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन रहे हैं वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2, उनके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। द ट्विन स्पेस क्राफ्ट वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 वर लॉन्च बाई नासा इन सेपरेट मंथ्स इन द समर ऑफ 1977 के अंदर लॉन्च किया गया, समर के अंदर इनको सेपरेट मंथ्स के अंदर नासा के द्वारा वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 को। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और कि जो फ्लोरिडा के अंदर जगह है वहाँ से लॉन्च किया, उसके बारे में बता दिया है। एज ओरिजिनली डिजाइन द वॉयजर्स वर टू कंडक्ट, जो ओरिजिनली इनको डिजाइन किया गया था और किसके लिए बनाया गया था वॉयजर्स को, वो कंडक्ट करना था इनको क्लोज स्टडीज ऑफ द जुपिटर एंड सैटर्न एंड, और एक तरह से हम रिंग्स जो होती हैं सैटर्न की वो, एंड लार्जर मून्स ऑफ द 2 प्लेनेट्स। तो इनिशियली यही पर्पज था एक तरह से शनि को, जुपिटर को और इनकी रिंग्स को और इनके जो लार्जर मून्स एक तरह से प्लेनेट्स की, इनकी स्टडी करना। वॉयजर को इस तरह से डिजाइन किया गया था वॉयजर्स को कि ये काम ही करेंगे। ड्यूरिंग प्लेनेटरी फ्लाईबाइज मतलब किसी के पास से गुजरना। वॉयजर सेकंड इज द ओनली प्रॉब दैट हैज एवर स्टडीड नेपच्यून एंड यूरेनस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेपच्यून एंड यूरेनस को स्टडी करने वाला फ्लाई बाय के थ्रू वॉयजर सेकंड केवल एकमात्र अब तक की प्रॉब है ऐसी। वॉयजर सेकंड ने ही ऐसा किया है। इट इज़ वर्ल्ड सेकंड मैन मेड ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट द सन, और ये दुनिया का, ये इंसान के द्वारा बनाया गया सेकंड मैन मेड ऑब्जेक्ट है ऑर्बिट द सन। आगे देखते हैं वॉयजर सेकंड के रिगार्डिंग और कुछ बोला गया है। वॉयजर सेकंड इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू हैव विजिटेड ऑल 4 गैस giants जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून and found 16 moons as well as the phenomenon such as Neptune's seemingly ephemeral great dark spot, Europa's ice shell fissures and ring structures on each planet। तो फिशर्स मिले हैं, यूरोपाज आइस शेल फिशर्स एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑन ईच प्लेनेट वगैरह। तो वॉयजर सेकंड ही एकमात्र ऐसा स्पेस क्राफ्ट रहा है जिसने जो गैस जियांट्स हैं प्लेनेट्स जो हैं चारों के चारों, एक तरह से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून,
ठीक है, इनको एक तरह से देखा है, इनको एक तरह से क्या किया है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। एकमात्र ऐसा ये रहा है, वॉयेजर सेकंड जो है एकमात्र ऐसा स्पेस क्राफ्ट रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज एनालिसिस। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।